जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 17 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं 16 जनवरी। तो 15 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुए हैं क्योंकि 15 जनवरी को थी छुट्टी। तो कल जो पोर्टफोलियो का अपडेट मैंने आपको दिया था वही आज भी पोर्टफोलियो में अपडेट है। जस्ट जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 9,05,000 इन्वेस्टेड में ली है मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में और 9,38,000 करंट वैल्यू है। 32,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 3.5%। बाकी मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा क्योंकि वही अपडेट है जो कल के वीडियो में थी। ठीक है, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं जिनको नहीं पता है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं होता अगर शेयर मार्केट क्लोज होती है। तो जैसे कल शेयर मार्केट क्लोज थी तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना समय व्यर्थ ना करें, कोई जवाब यहाँ से नहीं आने वाला है। तो आज देख लेते हैं कौन कौन सी एसआईपी कटी है। तो एसआईपी में देखेंगे आज एसबीआई स्मॉल कैप की एसआईपी कटी है। टाटा स्मॉल कैप, उफ, टाटा स्मॉल कैप भारी नुकसान में है लेकिन इसकी एसआईपी लगातार कट रही है। तो मैंने हमेशा से बोला है कि एक साल की ख़राब परफॉर्मेंस पे म्यूचुअल फंड को चेंज नहीं करना चाहिए, और अभी टाटा स्मॉल कैप पे मेरा भरोसा बरकरार है और मेरी लगातार उस पर वीकली एसआईपी कट रही हैं। तो जिसको डाउट था उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैं दिखा चुका। मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की एसआईपीज़ भी दिखाता रहता हूँ आपको। तो आपको ये तसल्ली रहे कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं नहीं करता हूँ। तो टाटा स्मॉल कैप की एसआईपी कटी आज, कोटक मिड कैप की भी एसआईपी कटी है आज, एडलवेज मिड कैप की भी एसआईपी कटी है आज। तो 3-4 एसआईपी मेरी आज यहाँ पे कटी हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। हालांकि बदलाव वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि छुट्टी इसकी भी थी ना भाई। ऐसा थोड़ी है खाली इंड मनी ऐप की छुट्टी थी, इसकी भी छुट्टी, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,50,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, और मैं ग्रीन में हूँ। ठीक है, बाकी अब चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कुछ सेक्टर और थीमेटिक फंड निकालने की सोच रहा हूँ। एक बार उनका एग्जिट लोड खत्म हो जाता है, एग्जिट लोड खत्म हो गया है, और एक बार मैं दिखा देता हूँ मैं किस किस को फोकस कर रहा हूँ निकालने के लिए। तो जैसे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू, इस फंड को मैं निकालूंगा बजट से पहले पहले, यानी 1 फरवरी को बजट आता तो उससे पहले। लगभग 7.5% के प्रॉफिट में है। तो एक सवा साल इसको हो गया, तो उसको मैं निकालूंगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि तब तक बजट तक के 10-11% के प्रॉफिट या 12% के प्रॉफिट पे चला जाए। 12 चला जाए तो ठीक है, एफडी से ऊपर रिटर्न आ जाएगा और हम इसे बेच देंगे खुशी खुशी। और जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजी रही है, मैंने हमेशा से बोला है सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स नहीं लेने चाहिए। मुझसे गलती हो रखी है, मैं उन गलतियों को सुधार रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी गलती को मानना भी एक कला है, उस कला में मुझे महारत हासिल है। तो एक ये है, एक नीचे आपको दिखेगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, इसको भी निकालना है इस बजट से पहले, जितना जितना भी पहुंच पाएगा ये, देखते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको डिफेंस के दिखेंगे, डिफेंस के भी मैं निकालूंगा, थोड़ा समय लगेगा इनमें भी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पिटे हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, और बस ये फंड है इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनको भी निकाला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिलहाल फोकस निकालने पे है पीएसयूज़ पे। पीएसयूज़ का जो है चरम सीमा प्राप्त होने वाली है बजट तक, तो पीएसयू फंड्स को निकाला जाएगा। और प्रॉफिट में अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट में थोड़ा बहुत तो एफडी से ऊपर ही रिटर्न दे रहे हैं। तो एफडी से ऊपर रिटर्न देते हुए उन्हें विदा करेंगे तो दुख भी नहीं होगा कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारा तो फ़ायदा ही हुआ है, एफडी से ऊपर रिटर्न निकाल लिए। तो ये तो था मेरा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। बाकी आज एक्शन रहा है थोड़ा शून्य ऐप पे, जहाँ पे मैंने आज ईटीएफ्स वगैरह बाय किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जब मार्केट थोड़ा गिर रही थी तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में आज खासी गिरावट थी, तो इसकी 30 क्वांटिटी मैंने बाय की। एफएमसीजी ईटीएफ की 10 क्वांटिटी बाय किया, और फार्मा बीज भी रडार में लेना था तो मैंने 1 क्वांटिटी खरीद के पहले से अपने स्टॉक में ले आया। आप धीरे धीरे इस पर पोजीशन बिल्ड करूँगा। तो जस्ट इसकी आज एंट्री करवाई है मैंने फार्मा बीज की, एक स्टॉक खरीद के। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी आज, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल हेल्थ और फार्मा बीज बेसिकली फार्मा सेक्टर के ही ईटीएफ हैं। तो एक ही सेक्टर के 2 ईटीएफ रखना ठीक है, रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा ज़्यादा तेज़ी से स्विंग करता है कंपैरेटिवली हेल्थ के ईटीएफ के मुकाबले में, लेकिन ठीक है, हमने रखे हुए हैं और फार्मा में भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाएंगे। तो फार्मा सेक्टर बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था आज, तो फार्मा सेक्टर पे मैंने पोजीशन बनाना समझदारी समझा। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मुझे लगभग 600 रुपये का मुनाफा हुआ है अपने ईटीएफ के पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ फार्मा है जो 180 रुपये गिर रखा था। रियल्टी ईटीएफ में आज 80 रुपये की बढ़त थी। शरिया बीज में आज 62 रुपये की बढ़त थी। एल थट्टा ईटीएफ में 9 रुपये की बढ़त थी। ई मल्टी एमक्यू ईटीएफ में 8 रुपये की गिरावट थी। स्मॉल कैप ईटीएफ में 70 रुपये की गिरावट थी। इरकॉन में 116 की। सेंसेक्स में 12 रुपये की बढ़त थी।
FMCG ETF में 18 रुपये की गिरावट थी। टॉप 10 ऐड ETF में 72 रुपये की बढ़त थी। जीनस पावर में 78 रुपये की बढ़त थी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 364 रुपये की बढ़त थी। मिड स्मॉल ETF में 57 रुपये की बढ़त थी। इंडसइंड बैंक में 261 रुपये की बढ़त थी। रिलायंस में 7 रुपये की गिरावट थी। ओवरऑल आप देख सकते हो कि इस पोर्टफोलियो में अब 2,70,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,43,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं फ़िल्टर आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो शरिया बीज 1% से ऊपर के प्रॉफिट पर चला गया है और LPL30 ETF अभी 4% प्रॉफिट पे है। ML2 की MQ ETF 4% लॉस में। मिड स्मॉल ETF 1% के लॉस में। रिलायंस 1% के लॉस में। सेंसेक्स ETF 1%। स्मॉल कैप ETF 1%। टॉप 10 ऐड ETF 1.5%। रियल्टी ETF 2.25%। हेल्थ ETF 3%। FMCG ETF 3.25%। इंडसइंड बैंक 3900 का लॉस रह गया मात्र। टाटा मोटर्स 14,000 का लॉस। इरकॉन 3700 का लॉस और जीनस पावर 1700 का लॉस। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं हम अपने इंडिसेस पे और देखते हैं कौन कितना कूदा है नीचे। तो निफ्टी 50 जो है 0.11% नीचे आ गए हैं। वहीं अगर हम मिड कैप 50 की बात करें तो 0.54% की बढ़त है। मिड कैप 100 में 0.16% की बढ़त है। मिड कैप 150 में 0.04% की बढ़त है। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप 100 0.28% गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप 50 0.17% गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप 250 0.47% गिरे हुए हैं। तो आज भी पोर्टफोलियो के नेगेटिव में जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि ज़्यादा चांसेस नेगेटिव में जाने के। कोई करिश्मा ही हमें बचा सकता है अगर हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने और हमारे फंड्स ने ऐसे शेयर्स ले रखे हो जिनमें आज बढ़त हुई हो, और तो शायद हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन उम्मीद और चांस बहुत कम है। टच एंड गो है। आइए चलते हैं हम अपने FIDI के बायसेल के डेटा पे, जो हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले निकट भविष्य में क्या आने वाला है। तो आने वाले निकट भविष्य में आहट साफ सुनाई दे रही है कि लगभग 4,300 करोड़ की कैश में सेलिंग करके चले गए FI, और इसके अगेंस्ट हमारे DI ने बाइंग भी कम कर दिया है, सिर्फ 39,100 करोड़ की। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि FI को तो भारत के बाज़ार पर कोई भरोसा है नहीं, ना भारत रुपये पे भरोसा है, ना भारत सरकार पे भरोसा है, तो वो तो लगातार दबा के बेच रहे हैं। लेकिन DI भी अभी थोड़ा अपना हाथ रोक के चल रहे हैं और वो मार्केट के नतीजों को अभी भी एसेस कर रहे हैं। मैंने एक बड़े ही वेटरन फंड मैनेजर की बात सुनी थी, तो उन्होंने समझाया थी ये बात कि जनरली जनवरी के जो 15 दिन होते हैं किसी भी क्वार्टर के, जब नया क्वार्टर शुरू होता है, तो जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो एहतियातन धीमी खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10-15 दिन बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वो हफ्ता 10 दिन मार्केट को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो कैश पे सिट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं जिस सेक्टर के अच्छे नतीजे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज रिलायंस के नतीजे आ रहे हैं। अब मैंने तो देखे नहीं, शायद अब तक आ भी गए होंगे। अच्छे आए बुरे आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे जो हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो हफ्ता 10 दिन हो जाएंगे, सारी हर सेक्टर की बड़ी बड़ी 1-2 कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद इन्हें मोटा मोटा इंडिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेकार, और ये अपना कैश दोबारा डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। तो चिंता मत कीजिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस कैश पर बैठे हुए हैं, जल्दी वो कैश डिप्लॉय करेंगे, और जब वो कैश डिप्लॉय करेंगे तो उनकी बाइंग से मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ निकलेगा। बाकी BCCL का जो IPO है वो मुझे नहीं लगा, ना मेरी वाइफ के अकाउंट पे ना मेरे अकाउंट पे। उसकी उम्मीद मुझे थी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब वो हुआ था। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको फ्लिपकार्ट का लिंक नज़र आएगा। उसके अंदर आपको बहुत सारी म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेना चाहते हैं और कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जूते लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, आप TV लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, आप वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, अपने भाई के लिंक का इस्तेमाल करें और मुझे सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।